आखिर क्यों रघुनाथ जी अपने बैंक में से 50,000 रुपये रहते हुए भी अपने इलाज के लिए अपनी पत्नी को नहीं दे रहे थे। आज मुझे ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी। अभी दोपहर का लंच टाइम चल रहा था। मैं खाना खाकर जल्दी जल्दी अपनी फाइल्स इकट्ठी कर रही थी, तभी फ़ोन की घंटी बजी। उफ, अब ये किसका फ़ोन आ गया। परेशान होकर मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से सुधा आंटी की आवाज़ सुनाई पड़ी। सुधा आंटी के साथ हमारे परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है। उनके पति और मेरे पिता बचपन में स्कूल में साथ पढ़ते थे। आंटी की आवाज़ से मेरा माथा ठनका। आंटी कुछ उदास सी लग रही थी और मैं जल्दी में थी, पर फिर भी आवाज़ को भरसक मुलायम बनाकर मैंने कहा, कहिए आंटी, बताइए कैसी हैं आप। बेटा, मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारे अंकल की तबीयत काफ़ी ख़राब है। हम लोग 10 दिनों से अस्पताल में ही हैं। बोलते बोलते उनका गला भर्रा गया तो मुझे भी चिंता हो गई। क्या हुआ आंटी, कुछ सीरियस तो नहीं है। सीरियस ही है बेटा, उनको 1 हफ्ते पहले दिल का दौरा पड़ा था और अब लकवा मार गया है। कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर भी कुछ उम्मीद नहीं दिला रहे हैं। कहते हुए उनका गला रुक गया। आंटी, आप फिक्र मत कीजिए, अंकल ठीक हो जाएंगे, आप हिम्मत रखिए। मैं शाम को आती हूँ आपसे मिलने। एक तरफ मैं उन्हें दिलासा दिला रही थी, वहीं दूसरी तरफ अपनी घड़ी देख रही थी। मीटिंग समाप्त होते होते शाम हो गई। मैंने सोचा घर जाते हुए अस्पताल की तरफ से निकल चलती हूँ। वहाँ जाकर देखा तो अंकल की हालत सचमुच काफी खराब थी। डॉक्टरों ने लगभग जवाब दे दिया था। अस्पताल से निकलते हुए मैंने कहा, आंटी, किस चीज की जरूरत हो तो बताइए। सुधा आंटी पहले तो कुछ हिचकिचाई, पर फिर बोली, बेटी, 1 हफ्ते से अंकल अस्पताल में पड़े हैं। अब तुमसे क्या छिपाना, मेरे पास जितना पैसा घर में था सब इलाज पर खर्च हो गया है। इनके अकाउंट में तो पैसा है, परंतु निकाले कैसे, ये तो चेक पर दस्तखत नहीं कर सकते और एटीएम कार्ड का पिन बस इन्हें ही पता है। इनका खाता तुम्हारे ही बैंक में है। ये रही इनकी पासबुक और चेक बुक। क्या तुम बैंक से पैसे निकालने में कुछ मदद कर सकती हो। कहते हुए आंटी ने पासबुक और चेक बुक दोनों मेरे हाथ में रख दी। आंटी को पता था कि मैं उसी बैंक में नौकरी करती हूँ। आंटी, आपका भी अंकल के साथ जॉइंट अकाउंट तो होगा ना। आप चेक साइन कर दीजिए, मैं कल बैंक खुलते ही आपके पास पैसे भिजवा दूंगी। नहीं बेटा नहीं, वही तो नहीं है। तुम्हें तो पता ही है, मैं तो इनके कामों में कभी दखल नहीं देती। इन्होंने कभी कहा नहीं और न ही मुझे कभी जरूरत महसूस हुई। बैंक का सारा काम तो ये खुद ही करते थे, पर पैसे तो इनके इलाज के लिए ही चाहिए। तुम तो बैंक में ही नौकरी करती हो, किसी तरह पैसा बैंक से निकलवा दोगी ना। आंटी ने इतनी मासूमियत भरी उम्मीद से मेरी ओर देखा तो मुझे समझ न आया कि मैं क्या कहूँ। बस चेक लेकर सोचती हुई घर आ गई। घर आकर चेक फिर से देखा और बैंक की शाखा का नाम पढ़ा तो याद आया कि वहाँ का मैनेजर तो मुझे अच्छी तरह से जानता है। झटपट मैंने उसे फोन किया और सारी स्थिति समझाई। उसने तुरंत मौके की नज़ाकत समझी और मुझे आश्वासन दिया, कोई बात नहीं, मैं रघुनाथ जी को अच्छी तरह जानता हूँ। उनके सारे खाते हमारी ब्रांच में ही हैं। सुबह बैंक खुलते ही मैं खुद रघुनाथ जी के पास अस्पताल चला जाऊंगा और उनके दस्तखत करवाकर पैसे उनके पास भिजवा दूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। बैंक के निर्देशों के अनुसार यदि कोई खाताधारी किसी कारण से दस्तखत करने की हालत में नहीं होता है तो कोई अधिकारी अपने सामने उसका अंगूठा लगवाकर उसके खाते से पैसे निकलवाने के लिए अधिकृत कर सकता है। वो मैनेजर बैंक के निर्देशों से भली भांति अवगत था और रघुनाथ जी की मदद करने के लिए भी तैयार था। यह जानकर मुझे बहुत तसल्ली हुई और मैं चैन की नींद सो गई। सुबह दफ्तर जाने के बजाय मैंने कार अस्पताल की ओर मोड़ ली। मुझे बहुत खुशी हुई जब 9 बजते ही बैंक का मैनेजर भी वहां पहुंच गया। उसके हाथ में विड्रॉल फॉर्म था, जामुनी स्याही वाला इंक पैड भी था। बेचारा पूरी तैयारी से आया था। आते ही उन्होंने रघुनाथ जी से खूब गर्मजोशी से नमस्ते किए तो रघुनाथ जी के चेहरे पर भी कुछ पहचान वाले भाव आते दिखे। फिर मैनेजर ने कहा, रघुनाथ जी, आपके अकाउंट से 50,000 रुपये निकाल कर आपकी पत्नी को दे दूं। जवाब में जब रघुनाथ जी ने अपना सिर नकारात्मक तरीके से हिलाया तो मैनेजर समेत हम सब सकते में आ गए। उसने फिर कहा, रघुनाथ जी, आपके इलाज के लिए आपकी पत्नी को पैसा चाहिए, आपके अकाउंट से पैसे निकाल कर दे दूं। जवाब फिर नकारात्मक था। बेचारे मैनेजर ने
3-4 बार प्रयास किया, पर हर बार रघुनाथ जी ने सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। उसने हार न मानी और फिर कहा, रघुनाथ जी, आपको पता है कि ये पैसे आपके इलाज के लिए ही चाहिए। रघुनाथ जी ने अब सकारात्मक सिर हिलाया, परंतु पैसे देने के नाम पर जवाब में फिर न ही मिला। हालांकि यह अकाउंट रघुनाथ जी के अपने अकेले के नाम पर ही था। उन्होंने उस पर कोई नॉमिनेशन भी नहीं कर रखा था। बैंक मैनेजर ने आखिरी कोशिश की, रघुनाथ जी, आपकी पत्नी को इस अकाउंट में नॉमिनी बना दूं? जवाब अब भी नकारात्मक था। आपका अकाउंट सुधा जी के साथ ज्वाइन कर दूं? जवाब में फिर नहीं। ताज्जुब की बात तो यह थी कि रघुनाथ जी, जो कल तक न कुछ बोल रहे थे और न ही समझ रहे थे, बैंक से पैसे निकालने के मामले में आज सिर हिलाकर साफ जवाब दे रहे थे। मैनेजर ने मेरी ओर लाचारी से देखा और हम दोनों कमरे के बाहर आ गए। खाते से पैसे निकालने में मैनेजर ने अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। मैडम, अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई, नहीं तो शायद आप मेरा भी विश्वास नहीं करती। आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। रघुनाथ जी तो साफ मना कर रहे हैं, ऐसे में कोई भी उनके अकाउंट से पैसा निकालने की अनुमति कैसे दे सकता है? मैनेजर की बात तो 16 आने सही थी। बैंक मैनेजर तो वापस बैंक चला गया और मैं अंदर जाकर सुधा आंटी को उसकी लाचारी समझाने की व्यर्थ कोशिश करने लगी। अस्पताल से लौटते समय मैं उन्हें अपने पास से 5,000 रुपये दे आई, साथ ही आश्वासन भी कि जितने रुपए चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा। आखिर रघुनाथ जी का इलाज तो करवाना ही है। कुछ दिन और निकल गए। रघुनाथ जी की तबीयत और बिगड़ती गई। आखिरकार लगभग 10 दिनों बाद उन्होंने अंतिम सांस ले ली और सुधा आंटी को रोता बिलखता छोड़ हमेशा हमेशा के लिए चले गए। पति के जाने के अकथनीय दुख के साथ साथ आंटी के पास अस्पताल का बड़ा सा बिल भी आ गया। उनका अंतिम संस्कार होने तक आंटी के ऊपर कर्जा काफी बढ़ गया था। घर की सदस्य जैसी होने के नाते मैं लगभग रोज ही उनके पास जा रही थी और मैंने जो पहला काम किया वो ये कि रघुनाथ जी के सभी खाते बंद करवाकर उन्हें सुधा आंटी के नाम करवाया। इस बात को कई महीने बीत गए, पर एक बात मेरे दिल को बराबर कचोटती रही कि ऐसा क्या था कि रघुनाथ जी ने अपने अकाउंट से पैसे नहीं निकालने दिए। फिर एक बार मौका निकालकर मैंने आंटी से पूछ ही लिया। यह सुनकर आंटी सक पकाकर चुपचाप जमीन की ओर देखने लगी। मुझे लगा कि शायद मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, पर कुछ क्षण पश्चात आंटी जैसे हिम्मत बटोरकर बोली, बेटी क्या बताऊं, पैसा चीज ही ऐसी है, जब अपने ही सगे धोखा देते हैं तब शायद आदमी के मन से सभी लोगों पर से विश्वास उठ जाता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं चुपचाप आंटी की ओर देखती रही। मेरी उत्सुकता और अधिक जानने के लिए बढ़ गई थी। आंटी आगे बोली, तुम्हारे अंकल 3 भाई हैं। जब तुम्हारे अंकल कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, उनके पिता यानी मेरे ससुर जी बहुत बीमार थे। पैसों की जरूरत पड़ती रहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी चेकबुक ब्लैंक साइन करके रख दी थी। ससुर जी के सबसे बड़े बेटे के हाथ वो चेकबुक पड़ गई और उन्होंने अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए। न ससुर जी के इलाज के लिए पैसे बचे और न इनकी पढ़ाई के लिए। मेरी सास पैसे के लिए मोहताज हो गई। फिर अपने जेवर बेचकर उन्होंने इनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाई और साथ ही ये सीख भी थी कि पैसे के मामले में किसी पर भी विश्वास न करना, अपनी बीवी पर भी नहीं। तुम्हारे अंकल ने शायद अपनी जिंदगी के उस कड़वे सत्य को आत्मसात कर लिया था और अपनी माँ की सीख को भी, इसलिए वे पैसे पर अपना पूरा नियंत्रण रखते थे और उस लकवे की हालत में भी उनके अंतर्मन में वही एहसास रहा होगा। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था, पर आंटी तनाव में लग रही थी। मैंने बात बदली, चलिए छोड़िए आंटी, मैं आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ। समय बीतता गया। सुधा आंटी की मनोस्थिति अब लगभग ठीक हो गई थी और अपने काम संभालने में उनमें एक नए आत्मविश्वास का संचार भी हो गया था। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।